हेलो नमस्कार दोस्तों, पौधर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी में अपना जो सेकंड चैप्टर था वो है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फॉर्म्स, पादप प्रारूपीय विविधता। पादप प्रारूपीय विविधता। पादप प्रारूपीय विविधता होती है पादपों को उनके आवास, जल, भोजन, उनके आधार पर अपन किस प्रकार से अलग अलग भागों में उनको डिवाइड करते हैं। तो पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि उनके आवास के आधार पर प्लांट्स को चार भागों में डिवाइड किया था। जलोद्भिद, समोद्भिद, शीतोद्भिद और मरुद्भिद की अलग अलग आवास में पाए जाने वाले पादपों में उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। इस आधार पर वो अपना वहाँ पर जीवन यापन कर लेते हैं। तो अपन ने उन चारों टाइप्स के बारे में डिटेल से पिछली वीडियो में अध्ययन कर लिया। और आज का जो अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है मृदा की प्रकृति और जल की आवश्यकता के आधार पर इनकी विविधता। तो देखो, कई मृदा की प्रकृति, कई तो ऐसे पादप हैं जो रेतीली मृदा में अपना जीवन यापन कर लेते हैं पादप, और जल की आवश्यकता के अनुसार कई पादप ऐसे हैं जिनको जल की अधिक आवश्यकता होती है, या फिर वो लवणीय जल में अपना जीवन यापन कर लेते हैं, कई जो अपना मीठा पानी में अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसके आधार पर भी अपन पादपों को कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो मृदा की प्रकृति और जल की आवश्यकता के आधार पर पादपों को कितने भागों में बांटा गया है, तो उनका अपन डिटेल से आज वर्णन देखते हैं। पहला है अम्लोद्भिद। अम्लोद्भिद का मतलब है कि ये रूमेक्स है, इसका एग्जाम्पल जो है कि ये इस प्रकार के पादप जो अम्लीय मृदा में पाए जाते हैं, अम्लीय मृदा में ही अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि इनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ये इस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं जहाँ पर अम्ल की मात्रा ज़्यादा खारी मिट्टी, खारा पानी जहाँ होता है, अम्ल की जिनमें मात्रा ज़्यादा होती है, कैल्शियम आयन उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं, उस प्रकार के क्षेत्रों में उगने वाले जो प्लांट्स हैं वो कहलाते हैं अम्लोद्भिद। और इसका उदाहरण है रूमेक्स। इनमें ये साल्ट की अधिक मात्रा में भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। दूसरा है लवणोद्भिद। लवणोद्भिद ये लवण वाली मृदा में उगने वाले पादप हैं। और इसका तो साधारण सा एक उदाहरण है राइजोपोरा। इसके बारे में सुन भी रखा है अपन ने। राइजोपोरा देखो, लवणोद्भिद ये इस प्रकार के दलदलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप जहाँ पर लवण की मात्रा अधिक होती है। ये समुद्र दलदल वाले जो क्षेत्र होते हैं, समुद्र तटीय इलाकों पर जो ये पादप पाए जाते हैं वो कहलाते हैं लवणोद्भिद प्लांट्स। ये मृदा की प्रकृति के आधार पर डिवाइड है। अम्लोद्भिद जो अधिक अम्लीय मृदा में उगने वाले पादप हैं, इनमें इसका उदाहरण है रूमेक्स। और लवणोद्भिद पादप ये इस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं जहाँ पर लवण की मात्रा अधिक होती है, जैसे राइजोपोरा। ये दलदलीय क्षेत्र, समुद्र तटीय इलाके जो होते हैं वहाँ दलदल जो होता है, कीचड़ जो होता है इस तरह का, इसमें राइजोपोरा प्लांट्स की एक और एक विशेष खासियत होती है, इसमें न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं। जड़ें होती हैं जो न्यूमेटोफोर कहलाती हैं।
अर्थात इनमें जो जड़ें होती हैं खूंटे नुमा संरचना की, क्योंकि जड़ें दलदल क्षेत्र में ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, इसलिए राइजोफोरा प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, इस तरह से भूमि के अंदर जाके और वापस भूमि से बाहर निकल आती हैं इस तरह से। जैसे ये दलदल क्षेत्र है, इसमें प्लांट्स है, प्लांट्स की जड़ें पहले तो भूमि के अंदर जाएंगी, फिर ये भूमि के अंदर से वापस इस तरह से खूंटे नुमा संरचना में निकल आती हैं और ये कहलाती हैं न्यूमेटोफोर। क्या कहलाती हैं? न्यूमेटोफोर। तो दलदल क्षेत्र में पाए जाने वाले लवणीय अधिक लवणयुक्त मृदा में उगने वाले पादपों की जड़ें मृदा में अधिक गहराई तक नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ वो श्वसन क्रिया नहीं कर पाती हैं, इसलिए उनकी जड़ें मुड़ के वापस पुनः भूमि से ऊपर आ जाती हैं और ये जो जड़ें होती हैं ये कहलाती है न्यूमेटोफोर, और इसका उदाहरण है राइजोफोरा। तो ये हुआ लवणोद्भिद टाइप। और नेक्स्ट है बालुकोद्भिद। बालुकोद तीसरा टाइप से है। ये इस प्रकार के बालू रेत क्या होती है? रेत जिसके कण मोटे होते हैं, इनमें जल अवशोषण की क्षमता अधिक होती है, पर इनमें जल अधिक समय तक नहीं रुक पाता है, क्योंकि कणों के मध्य जो गैप होता है उसमें से जल्द ही जल वाष्प बन के उड़ जाता है या नीचे भूमि में गहराई तक चले जाता है। तो बालुकोद्भिद बालू रेत में या रेतीली भूमि में उगने वाले जो प्लांट्स हैं, जिनको अपन जीरोफाइटिक प्लांट्स भी बोलते हैं, बालू या रेत में उगने वाले जो प्लांट्स हैं वो कहलाते हैं बालुकोद्भिद। इसमें जैसे आक है, थोर है, कैर है, ये इस प्रकार के प्लांट्स हैं जो बालू या रेत में पाए जाने वाले पादप हैं। इनकी जड़ें एक तो अधिक गहराई तक भूमि में जाती हैं, जहाँ से वो अपना जल का अवशोषण करके और अपना जीवन यापन कर लेते हैं। और भी वैसे इनकी कई विशेषताएं होती हैं। इनकी पत्तियाँ या तो छोटी होती हैं, या फिर इनकी पत्तियाँ अनुपस्थित होती हैं, या फिर इनकी पत्तियों के ऊपर एक मोम सदृश लेयर पाई जाती है जिससे वाष्पोत्सर्जन नहीं हो, क्योंकि वो मोम सदृश जो संरचना होती है वो उन रंध्रों की संरचना को ढक लेती है, कवर कर लेती है, जिससे रंध्रों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन कम से कम होता है। जैसे कैर है, कैर में तो पत्तियाँ जो होती हैं प्रारंभिक अवस्था में तो पत्तियां होती हैं, पर वो पत्तियां फिर कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं और उसका तना है, शाखाएं जो होती हैं वो हरे रंग की हो जाती हैं, क्योंकि वही प्रकाश संश्लेषण करके और अपना जीवन यापन करती हैं। बाकी ये इस प्रकार के प्लांट्स हैं जो रेतीली या रेगिस्तान बालू वाली मृदा में पाए जाने वाले पादप हैं। और नेक्स्ट है शीतोद्भिद। अब देखो शीतोद्भिद क्या होते हैं। सैलेक्स इसका एग्जाम्पल है। जो अत्यधिक शीत आवास में या टुंड्रा प्रदेशों में, बर्फीले प्रदेशों में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उन पादपों को बोलते हैं अपन शीतोद्भिद। की अत्यधिक ठंड या शीत आवास में जो पादप पाए जाते हैं, सैलिक्स है। इनकी एक तो विशेष खासियत यह होती है कि इनकी जो पत्तियां होती है बिल्कुल ढालू नुमा होती हैं, इन पर जल की बूंदें नहीं रुक पाती हैं, ओस की बूंदें नहीं रुक पाती हैं, या फिर ये अपने बर्फीले प्रदेशों में भी ये कई बार बर्फ़ के अंदर ढक जाती हैं
और फिर जैसे ही बर्फ़ पिघलती है तो फिर अपना जीवन यापन कंप्लीट कर लेती हैं। तो इस प्रकार से जो शीत आवास में अत्यधिक ठंड वाले टुंड्रा प्रदेश हैं, अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में उगने वाले जो पादप प्रजातियां हैं वो कहलाती हैं शीतोद्भिद, जिसका क्या एग्जाम्पल है सैलिक्स। अब है शैलोद्भिद। शैलोद्भिद, शैल अर्थात होती है चट्टान, जो चट्टानों में पाए जाते हैं, पहाड़ों में पथरीले भूमि में जो पाए जाते हैं वो कहलाते हैं शैलोद्भिद। इसका है एग्जाम्पल है, वैसे थोर इसमें भी आएगा, और इसका एकाइरेंथस, इसका एग्जाम्पल है थोर भी है इसमें। तो ये इस प्रकार के चट्टानें जो होती हैं, पथरीली जो भूमि होती है, उनमें पाए जाने वाले प्लांट्स शैलोद्भिद कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है एकाइरेंथस या थोर। जैसे अपने साधारण धौंक वगैरह जिनको अपन बोलते हैं, ये पहाड़ी या पथरीली जो मृदा होती है उसमें भी इनके एक तो देखो जड़ें जो होती हैं उन पर आगे जो मूल गोप होता है वो अत्यधिक मजबूत और कठोर होता है, क्योंकि ये जड़ों, इसकी जो चट्टानों की दरारों में भी जो गैप मिलता है, उस दरारों की गैप में भी ये प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करके और वहाँ पर ये पादप को अच्छी तरीके से, कठोरता से, मजबूती से पकड़े रखने का कार्य करते हैं। शैलोद्भिद पादपों की एक विशेषता ये होती है कि इन पादपों में एक तो मिट्टी होती है, वो तो वर्षा के कारण या नमी के कारण ढीली हो जाती है, बाकी इसमें ये मिट्टी जो ढीली नहीं होती है, तो ये एक तो भूमि से उखड़ते नहीं। जैसे कई बार झक्कड़ आ जाता है, ज़्यादा अधिक आंधी तूफान आता है, बरसात हो जाती है, तो अपने मृदा वाले जो पादप हैं तो मृदा ढीली हो जाती है तो उखड़ जाते हैं। बाकी जो शैलोद्भिद प्लांट्स हैं ये मृदा में मजबूती से, इनकी क्योंकि चट्टानों की पकड़ ज़्यादा होती है, दूर तक इनकी जहाँ गैप मिलती है जड़ को बाहर निकल आती है और दूर दूर तक जड़ें फैल के और उसको मजबूती प्रदान करती हैं। अब इसमें नेक्स्ट है अधिपादप। देखो अधिपादप होता है वे पादप जो किसी दूसरे पादप के ऊपर रह के जीवन यापन करते हैं, परंतु वो उसको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अधिपादप वे पादप जो किसी दूसरे पादप के सहारे या किसी दूसरी वस्तु चीज़ के सहारे वो अपना जो जीवन यापन करते हैं वो कहलाते हैं अधिपादप। और ये किसी दूसरे पादप को नुकसान, जिसके ऊपर रह रहे हैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और ये स्थल परजीवी कहलाते हैं, जैसे वेलामेन, आर्किड है, वैंडा है, आदि। देखो ये अधिपादप होते हैं आर्किड, वेलामेन। इनमें एक विशेष प्रकार का उत्तक पाया जाता है वेलामेन। कौन सा उत्तक होता है? वेलामेन। ये हवा में लटका हुआ रहता है, इसकी जड़ें हवा में लटकी हुई रहती हैं, तो वहाँ से ये नमी अवशोषित कर लेता है, आर्द्रता को ग्रहण करता है, इसलिए ये पादप कहलाते हैं अधिपादप। तो ये अपन ने कई टाइप्स पढ़े हैं। अधिपादप किसी दूसरे पादप के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं, पर उस पादप से ये जल, भोजन
या अन्य किसी भी प्रकार से कोई उसका अवशोषण नहीं करते, बाकी उसके सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। और इसकी जो जड़ें होती हैं वो हदर लटकी हुई रहती हैं, जो कहलाती हैं। इनमें एक विशेष प्रकार का उत्तक पाया जाता है, वेलामेन। ये उत्तक उन वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेता है। और एक नेक्स्ट है परजीवी। परजीवी, पैरासाइट। ये देखो, ये इस प्रकार के प्लांट्स हैं कि ये प्लांट्स पूर्ण रूप से किसी दूसरे पादप के ऊपर, भाई अधिपादप तो दूसरे पादप के ऊपर जीवन यापन तो कर रहे थे, पर उसे जिसके ऊपर वो रहें उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जबकि परजीवी ये पैरासाइट है। ये परजीवी ऐसे प्लांट्स हैं जो किसी दूसरे पादप के सहारे रहकर ही उसी पादप से भोजन, जल, अन्य सारे पोषक तत्व उस पादप, जिस पादप के ऊपर ये जीवन यापन कर रहे हैं, उसी से अवशोषित करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल, सामान्य तौर से उदाहरण है इसका अमरबेल। क्या है? अमरबेल। अमरबेल एक पीले रंग की इस तरह की बेल सदृश संरचना होती है, जिसको कई सारी जड़ी बूटियों, दवाइयों के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। ये साधारण तौर से पहाड़ों पर एक बांस सा, जिसको अपन बोलते पहाड़ों में दूसरे पेड़ों की शाखाओं पर, टहनियों पर ऊपर की ओर ये बिखरे हुए फैले हुई संरचना में रहते हैं। तो जो अमरबेल है, अमरबेल पूर्ण रूप से एक परजीवी पादप है। और अमरबेल में ना जड़ होती हैं, इसमें एक विशेष प्रकार के चूसकांग पाए जाते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार के चूसकांग पाए जाते हैं, और इन चूसकांगों की सहायता से ये जिस पैरासाइट, जिस पादप के ऊपर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस पादप से ही सारे पोषक तत्व, भोजन, जल, अन्य सभी पोषक तत्वों का अवशोषण ये उस पादप से ही ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार के पादप कहलाते हैं परजीवी पादप। और एक है मृतोपजीवी पादप। एक है मृतोपजीवी पादप। देखो, ये इस प्रकार के पादप हैं जो मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से अपना जीवन यापन करते हैं। इसका कुछ एक उदाहरण है मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा तो मृतोपजीवी ये इस प्रकार के जो सड़े गले या मृत कार्बनिक पदार्थों से ये अपने पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। तो ये कहलाते हैं मृतोपजीवी पादप। और इसका एग्जाम्पल है मोनोट्रोपा। और एक और लास्ट है इसका कीटाहारी पादप। कीटाहारी पादप। देखो, कीटाहारी पादप, ये पादप एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, इनमें विशेष प्रकार की संरचना होती है। इनमें क्या होती है कि घड़े जैसी संरचना, ये अपने कीटों का भक्षण करके जीवन यापन करने वाले जो प्लांट्स हैं वो कहलाते हैं कीटाहारी पादप। और इसका तो कई सारे उदाहरण हैं। ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया है, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया। अब देखो, ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया प्लांट्स में इनकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में एक इस तरह से घड़े जैसी संरचना बनती है। उस घड़े जैसी संरचना में एक पत्ता इस प्रकार से उसको कवर किए हुए रहता है, इसे खुला रहता है। इसमें कुछ मकरंद मोम सदृश गंध युक्त पदार्थ होता है। जैसे कीट इसके ऊपर बैठता है, जैसे कीट इसके ऊपर बैठता है, उस मकरंद को चूसने के लिए वो अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है, और इसकी जो ऊपर की वाली जो पंखड़ी होती है ये उसको कवर कर लेती है, ढक लेती है। तो ढकने के बाद में वो
जो जीव इसके अंदर कीट पतंगा मधुमक्खी कोई भी जो भाग इसके अंदर गया है वो वापस नहीं निकलता है और मर जाता है। मरने के बाद में उसके जो कार्बनिक अवशेष पदार्थ होते हैं उनका उस प्लांट्स के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये एक कीटाहारी पादप की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि कीटों से भक्षण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण है ड्रोसेरा या यूट्रिकुलेरिया, ये तो एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है। तो ये इस प्रकार से मृदा की प्रकृति और जल की आवश्यकता के आधार पर पादपों को अपन ने मुख्य रूप से 9 भागों में बांटा। इनमें अम्लोद्भिद, लवणोद्भिद, बालुकोद्भिद, शीतोद्भिद, शैलोद्भिद, अधिपादप, मृतोपजीवी पादप, परजीवी पादप, कीटाहारी पादप, इनका वैसे लैंग्वेज तो याद रह जाएगी पर इनका थोड़ा सा एक एक दो दो उदाहरण जरूर ध्यान रखना है। सीधा बालुकोद्भिद जो बालू में उगने वाले जो पादप हैं, शैलोद्भिद जो शैल चट्टानों में उगने वाले पादप हैं, परजीवी पादप जो दूसरे पादपों पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन सहित इसका एग्जाम्पल देना है। और इनमें ये प्रश्न भी वैसे पहला जो अपन ने प्रश्न बताया था वो था उनके स्वभाव आवास के आधार पर, कि आवास के आधार पर पादपों को मुख्य रूप से अपन ने 4 भागों में डिवाइड किया था, जलोद्भिद, समोद्भिद, मरुद्भिद और शीतोद्भिद। ये जो पादप डिवाइडेशन है ये मृदा की प्रकृति और जल की आवश्यकता के अनुसार पादपों को निम्न भागों में बांटा गया है। तो इनमें अपन को एक एक का वर्णन, परिभाषा और उसकी डिटेल देनी है। पहला अपन ने बताया था अम्लोद्भिद, अम्लीय क्षेत्र में या अम्लीय मृदा में उगने वाले जो प्लांट्स हैं वो अम्लोद्भिद कहलाते हैं, जिसका उदाहरण अपन ने बताया था रोमेक्स। और दूसरा था लवणोद्भिद, लवणीय या दलदल क्षेत्र में उगने वाले जो पादप हैं वो कहलाते हैं लवणोद्भिद, जिसका अपन ने उदाहरण बताया था राइजोपोरा, क्योंकि लवण में दलदल क्षेत्र में जड़ें ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं कर पाती हैं, इसलिए उनकी जो जड़ें होती हैं भूमि से बाहर ऊपर की ओर खूंटे नुमा संरचना में निकल आती हैं। और इन जो खूंटे नुमा संरचना में जो जड़ें निकलती हैं इनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर एक एक को थोड़ा सा इस तरह से ध्यान रखना है। तीसरा था अपना बालुकोद्भिद, बालू या रेत में पाए जाने वाले प्लांट्स जो होते हैं, क्योंकि बालू में नमी कम होती है, नमी मृदा के कण बड़े होने के कारण उनमें नमी अधिक समय तक नहीं रुक पाती है। तो ये बालू में उगने वाले जो आक है, थोर है, कैर है, वैसे थोर शैलोद्भिद में भी आता है, शैलोद्भिद चट्टानों में जो उगते हैं। नेक्स्ट टाइप था शीतोद्भिद, ठंडे और टुंड्रा अत्यधिक बर्फीले प्रदेशों में जो पादप पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? शीतोद्भिद। इसका उदाहरण है सैलिक्स। नेक्स्ट है शैलोद्भिद, शैल जो चट्टानों में उगने वाले जो प्लांट्स हैं वो कहलाते हैं शैलोद्भिद, जिसका कैरेंथस, थोर या अपने धौंक वगैरह जिनको अपन बोलते हैं, ये अत्यधिक पथरीले या चट्टानों में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं। अधिपादप, इनकी थोड़ी सी परिभाषा ध्यान रखना है। तो देखो अधिपादप, दूसरा है परजीवी, एक है मृतोपजीवी और एक है कीटाहारी। ये जो 4 टाइप्स हैं और पादपन के तो फिर भी अपने उनकी जो शब्द के अनुसार लैंग्वेज डिवाइडेशन हो जाएगा। बाकी इनमें अधिपादप, अधिक मतलब किसी दूसरे के ऊपर अपना जीवन यापन करना, पर इस प्रकार से जीवन यापन करना कि उस जिस पादप के ऊपर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं उससे ना तो भोजन, जल, किसी प्रकार का कोई उससे अवशोषण नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कोई नुकसान या हानि नहीं पहुंचाते हैं, तो वो कहलाते हैं अधिपादप। और अधिपादप का उदाहरण है आर्किड, वेंडा। इनमें एक विशेष प्रकार का उत्तक होता है वेलामेन उत्तक,
जो हवा में लटके हुए जड़ें पाई जाती हैं जिनमें वेलावेन उत्तक होता है, ये वातावरण में जो नमी होती है उस नमी से ही जल का अवशोषण कर लेते हैं। इसको ध्यान रखना है। वेलावेन उत्तक ये केवल अधिपादपों में पाया जाता है। आर्किड, वेंडा इसका एक एग्जाम्पल है। परजीवी पादप ये पूर्ण रूप से दूसरे पादप के ऊपर डिपेंड होते हैं और उसी से अपना सारा भोजन, जल, खनिज लवण, अन्य सभी पदार्थों की पूर्ति वो जिस पादप के ऊपर रह रहे हैं उसी से करते हैं। जैसे अमरबेल इसका सामान्य तौर से उदाहरण है। अमरबेल में नव जड़ें होती हैं और ये पादप के ऊपर अपना जीवन यापन करती हैं। उसी से जल जिस पादप के ऊपर रहती है उससे ये सारे खनिज लवणों का अवशोषण करती है और उसको नुकसान पहुंचाती है। मृतोपजीवी ये मृत पदार्थ, कार्बनिक पदार्थों से अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे मोनोट्रोपा। एक है कीटाहारी पादप, ये कीटों का भक्षण करके और अपना जीवन यापन करते हैं और इसमें एक विशेष प्रकार की घड़े जैसी घट पर्णी पादप भी कहलाते हैं। ये घट पर्णी पादप भी कहलाते हैं कीटाहारी पादप। जो ये घट पर्णी में घड़े जैसी एक संरचना होती है जिसमें मकरंद या एक विशेष प्रकार के पदार्थ का श्रावण होता है, जिसको चूसने के लिए, जिसको ग्रहण करने के लिए मधुमक्खी, कीट पतंगे, कीट वर्ग के प्लांट जो इंसेक्टा वर्ग के जो जीव हैं वो उसको अवशोषित करने के लिए आते हैं। जैसे उसके अंदर जाते हैं, इसमें ये पत्तीनुमा संरचना होती है, वो ढक्कननुमा संरचना जो होती है वो उसको ढक लेती है और कीट उसी के अंदर मर जाता है। उसके बाद में जैसे उसके कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों का वो पादप अवशोषण कर लेता है, इसलिए ये कहलाते हैं कीटाहारी पादप। इसका उदाहरण है ड्रोसेरा यूट्रिकुलेरिया। आगे स्वभाव के आधार पर पादपों का डिवाइडेशन है, उसको अपन अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।